Hello, Assalamu alaikum. This is Waleed. You are watching my YouTube podcast. Miss Marina, you are an incredible teacher. Over to Miss Marina. How are you, Miss Marina? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम वलीद, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप ठीक सुनाएं, है, खैरियत से मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस चांस, दिस अपॉर्चुनिटी टू कम हियर एंड contribute in your podcast and guide the people, guide the student, guide the parents about education and everything. So बहुत शुक्रिया, thank you very much. अच्छा मिस मरीना, हम अपनी पॉडकास्ट का स्टार्ट इस तरीके से करते हैं कि हम बिल्कुल शुरुआत से ही शुरुआत करते हैं, यानी चाइल्डहुड से हम शुरुआत करते हैं। तो आप काइंडली आप अपने चाइल्डहुड के बारे में बताएंगे, कैसा आपका बचपन रहा, सही है, एजुकेशन उसके अंदर कहाँ से आपने जो है आपने बूस्ट किया एजुकेशन? अच्छा, बचपन मेरा बहुत ही नॉर्मल था, जैसे बाकी सब बच्चों का होता है, खेलना कूदना और सारी चीज़ें। और स्टडीज़ मैंने अपनी जो स्टार्ट की वो कॉन्वेंट स्कूल से स्टार्ट की। हमारा हैदराबाद का बड़ा अच्छा ही रेप्यूटेड स्कूल है, सेंट मेरीज़ कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल। वहाँ से मैंने मैट्रिक किया है और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता और स्टडीज़ में आगे चढ़े। फिर हमने कॉलेज स्टार्ट किया। मेरे साथ थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, बाकी बहुत सारे स्ट्रगलिंग जो है वो हमारे पास यंगस्टर्स हैं, तो एज़ वेल एज़ मेरे साथ भी कुछ ऐसे था कि जब मैंने मैट्रिक किया तो मैट्रिक के फ़ौरन बाद कॉलेज में एडमिशन लिया। और कॉलेज मैंने प्राइवेटली किया बिकॉज़ मैंने मैट्रिक के बाद कुछ महीनों के बाद मैंने अपना जो प्रोफेशनल करियर है वो स्टार्ट किया एज अ टीचर, और तकरीबन 2006 में। अच्छा सॉरी मिस मरीना, हम आपको बिल्कुल डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं कि आप बचपन में आपने स्कूलिंग स्टार्ट की सेंट मेरी से। अच्छा, काफ़ी लोगों को नहीं मालूम सेंट मेरी और जो है सेंट एलिज़ाबेथ, ये जो स्कूलिंग है, तो ये क्या स्कूलिंग होती है और इनका क्या स्ट्रक्चर होता है, ये काइंडली इस बारे में आप थोड़ा बताएंगे? अच्छा, सेंट मेरीज़ जो है उस वक्त हैदराबाद के बहुत अच्छे और बहुत ही रिप्यूटेड स्कूल्स में आता था। अब कंपटीशन में और बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन उस वक्त सेंट मेरीज़ और सेंट बोनावेंचर्स का एक जो नाम था, कॉन्वेंट स्कूल और मिशन की स्कूल्स, तो द बेस्ट स्कूल उस वक्त सेंट मेरीज़ था, जिसमें मेरे पेरेंट्स ने मुझे एडमिशन दिलवाया। वहाँ पे हम स्पोर्ट्स भी करते थे, वहाँ पे हम एलोक्यूशंस भी करते थे, वहाँ पे हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ करते थे। सिंगिंग के बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैंने जो है वो पार्टिसिपेट किया है, मैंने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, और हर दफ़ा कोई ना कोई ट्रॉफ़ी घर में आ रही होती थी। उसके अलावा जो दूसरे स्कूल्स हैं, सेंट बोनावेंचर्स है उसके साथ, वो भी बिल्कुल ऐसे ही, वो बॉयज़ स्कूल था, हमारा बेसिकली गर्ल्स स्कूल है। तो ये स्कूल का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, बहुत बड़ा ग्राउंड, क्लासेस एंड बिल्कुल एक जैसे प्रॉपर स्कूल होता है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड सिंगिंग? यू रिसेंटली मेंशन दैट यू वर सिंगिंग एट योर चाइल्डहुड। जी जी, मैं जो है वो मुझे खुद भी नहीं पता था, लेकिन वंस वी वर हैविंग वन फंक्शन, तो उसकी प्रैक्टिसेस हो रही थी। तो मेरी प्रिंसिपल थी उस वक्त सिस्टर कैथरीन गिल। आज भी मैं उनको याद करती हूँ। वो जो है मेरी मेंटोर भी हैं, मेरी गाइड भी हैं, मेरी टीचर भी हैं, मेरी प्रिंसिपल भी हैं। उन्होंने एक्सप्लोर किया था और फिर उन्होंने कहा कि मरीना, यू मस्ट डू द सिंगिंग। एंड फंक्शंस में फिर सिंगिंग में सबसे पहले नाम मेरा आता था। कोई सोलो गाना है या क्वायर में गाना है या किसी फंक्शन में गाना है, एज अ गेस्ट परफॉर्म करना है, तो वो मुझे आगे आगे लेके चलती थी। वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि खुदा ने मुझे ये तोहफ़ा दिया है। मेरे अंदर तो ऐसा सच कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसने ये तोहफ़ा दिया है और मैं सिंगिंग में भी थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूशन देती रहती हूँ। तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो है पर्सनैलिटी के पीछे जो है वो सिंगिंग के साथ साथ स्टेज परफॉर्मेंसेस, और बाकी जो स्टेज परफॉर्मेंसेस जो होता है कि आपके जितने भी आपके सामने रुकावटें होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है, कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है। कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होता है। कॉन्फिडेंट बिल्डअप आपका जो है वो वहाँ से आया है? स्कूलिंग से ही, स्कूल में ही जब हम परफॉर्म करते थे, स्टेज पे खड़े होके ऑडियंस के सामने सामने बहुत बड़े बड़े गेस्ट बैठे होते थे, क्योंकि स्कूल में आपको पता है हाउ इट इज़। तो गेस्ट्स के सामने, स्टूडेंट्स के सामने, टीचर्स के सामने परफॉर्म करना, वही वहीं पर एक जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, और फिर वो आगे लाइफ में बहुत काम आया। कॉलेज के बारे में आप कुछ बताएंगे? आपने कॉलेज वहाँ से जो है हैदराबाद में ही आपने कॉलेज किया, या
जी हाँ, कॉलेज मैंने हैदराबाद में ही किया। शाह लतीफ़ गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है, यूनिट नंबर 6 में लतीफ़ाबाद में। वहाँ से मैंने अपनी जो है वो ग्रेजुएशन की। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैंने कॉलेज में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी, अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट कर दिया था। सेंट बोनावेंचर्स हाई स्कूल में मैंने अपनी जॉइनिंग दी थी 2006 में। तो फिर कॉलेज जो है वो मुझे आगे हायर स्टडीज़ जो है वो एज़ प्राइवेट करनी पड़ी। अच्छा, आपका जो है फर्स्ट ईयर सेंट बोनावेंचर में क्या स्ट्रगल उसकी रही? बोनावेंचर्स में मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, खुदा का शुक्र है। इतने अच्छे स्टाफ मेंबर्स थे, प्रिंसिपल बहुत अच्छे थे, मिस्टर बर्ट्रम डिसूज़ा, मिसेज एंजेला डिसूज़ा। दे गाइडेड अ लॉट, दे सपोर्टेड अ लॉट। बहुत वहाँ पे हमारे जो हेड्स थे, कोऑर्डिनेटर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो काम सिखाया, क्योंकि उससे पहले मैंने एक टीचिंग कभी की नहीं थी, बिल्कुल मेरा फ्रेश एक्सपीरियंस था। सो आई जॉइन बोनावेंचर एज अ असिस्टेंट टीचर, देन असिस्टेंट टीचर। यस, देन आई बिकेम क्लास टीचर, देन आई बिकेम म्यूज़िक इंचार्ज, और आहिस्ता आहिस्ता प्रमोशंस मिलती गई। उसके बाद जो है आपने बता रही हैं कि आपने जो है अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की। उसके बाद आप एक वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में आपने जॉब स्टार्ट की। उसका सफ़र आपका कैसा था? उसका सफ़र मेरा बहुत अच्छा था। बहुत इन्जॉय किया, काम बहुत सीखा, लर्निंग बहुत ज़्यादा थी। वहाँ पे हम स्टाफ मेंबर्स इन्जॉय भी करते थे, वहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे। बहुत चांस मिलता था कि आप बच्चों को सिखाएं, बच्चे आपसे बहुत सीखते थे। और सिंस इट वाज बॉयज़ स्कूल, तो इट इज़ वेरी बड़ा ट्रिकफुली और बड़ा स्ट्रिक्टली बॉयज़ के साथ चलना पड़ता है। आपको पता है बॉयज़ दे रियली गिव हार्ड टाइम। तो ये है कि हाँ, तो बच्चों को डिसिप्लिन रखने के लिए, उनको मैनर्स सिखाने के लिए, बिकॉज़ स्कूल में सिर्फ हम उनको किताबें नहीं पढ़ाते हैं। स्कूल में अगर पेरेंट अपने बच्चे को भेजता है तो वो होल फुल पूरी एक तरबियत के लिए भेजता है। तो सिर्फ एजुकेशन अगर हम उनको देते हैं, दैट्स नॉट इनफ। बच्चा अपने 24 आवर्स में से 6 to 8 आवर्स हमारे पास स्पेंड करता है, और उन 6 to 8 आवर्स में ऐसा भी कहा जाता है कि टीचर इज़ लाइक अ मदर ऑल्सो। तो एक मदर जो है वो सिर्फ बच्चे को पढ़ाती नहीं है, अभी उसने बहुत सारी चीज़ें भी उसको सिखानी है, बिकॉज़ वो एज ऐसी होती है कि उसमें बच्चों की तरबियत करना बहुत ज़रूरी है। उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका बातचीत करना, उनका उठना बैठना, किस तरीके से उन्होंने बड़ों के साथ बिहेव करना है, एवरीथिंग ना, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। तो वहाँ पे बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मिस मरीना, मुझे एक बात बड़ी परेशान करी है, वो ये है कि आपके अंदर जो है एक क्यूरियोसिटी थी। आप सिंगिंग, आप कंपटीशन, की एक जर्नी है आपकी सिंगिंग में, आप जो है एक्सेल कर गई। उसके बाद आपने अभी मेंशन किया आप म्यूज़िक कोऑर्डिनेटर रही। तो म्यूज़िक कोऑर्डिनेटर बनना इतना आसान है, तो आपके सामने तो काफ़ी सारी फील्ड्स थी। आप जो है सिंगिंग एज अ प्रोफेशन सिंगिंग ले सकती थी, या एज अ म्यूजिशियन जा सकती थी, एक्टिंग के लिए जा सकती थी। सो व्हाई डिड यू चूज़ टू बी अ टीचर? बेसिकली व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रोफेशनल करियर, इट वाज एज अ टीचर। और सिंगिंग जो है वो उसको मैंने छोड़ा नहीं, ना मैंने टीचिंग के प्रोफेशन को छोड़ा, ना मैंने सिंगिंग के प्रोफेशन को छोड़ा। बोथ द प्रोफेशंस आर गोइंग पैरेलल। तो ऑन एंड ऑफ टीचिंग जो है वो रेगुलर है, और सिंगिंग में जो है मैंने बहुत सारे शोज़ भी किए हैं, मैंने बहुत सारे लाइव टीवी शोज़ किए हैं, स्टेज पे परफॉर्म भी किया है, रिकॉर्डिंग्स भी बहुत करवाई हैं। तो मतलब ऑन एंड ऑफ बोथ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। अच्छा, एक बात मुझे काइंडली ये बताएं कि इसके अंदर कि हम दोबारा प्रोफेशन टीचिंग की तरफ आते हैं। हम जो है मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहूँगा कि लोग, अक्सर लोग जो है हर चीज़ को यूज़ करते हैं मार्केट। मैं मार्केट का वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी एक एक स्कूल की फील्ड के अंदर दो किस्म के टीचर्स होते हैं। एक टीचर्स होते हैं, एक मतलब उसके अंदर एक सेट कल्चर होता है, वो टीचिंग के लिए रखते हैं और इन हाउस थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन आप एक रिप्यूटेड स्कूल में गई, तो आप वहाँ पे आपने काफ़ी कोर्सेज़ वगैरह किए। तो आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं? दोनों टीचर्स के बीच में डिफरेंस आप कैसे देखती हैं? एक टीचर जिन्होंने करियर अपना स्टार्ट कर दिया और वो पढ़ाए जा रही हैं,
और एक जो है अपना कैरियर स्टार्ट कर दिया, उसके दरमियान उसके अपने अंदर जो है वो अप स्किल होते जाते हैं। तो आप इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं? अच्छा, आप जो सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं उसका बहुत ही नुमायाँ डिफरेंस है मेरे पास। जब मैंने पहली जगह पे अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया था, वहाँ पर इन हाउस ट्रेनिंग्स होती थी और वो बहुत स्मॉल लेवल पे होती थी। उसके बाद मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल जॉइन किया, ऑलमोस्ट अबाउट 6 to 7 years। तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी इंटरनेशनल लेवल की और नेशनल लेवल की ट्रेनिंग्स होती थी, जिसमें टीचर्स को बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया जाता है, उसकी स्किल्स को और ज़्यादा इन्हांस किया जाता है। इसी तरीके से ये जो रिप्यूटेड स्कूल्स हैं, ये अपने टीचर्स को जब इस तरीके से ट्रेनिंग्स देते हैं तो डेफ़िनेटली वो टीचर जो है वो उन सारी चीज़ों को बच्चों के अंदर इनकलकेट करता है। और यही वजह है कि आपने बहुत सारे देखे होंगे कि आजकल जो है वो गली गली में स्कूल खुला हुआ है, लेकिन वो स्कूल अपने टीचर्स को वो फैसिलिटीज़ नहीं देता, उनको वो ट्रेनिंग्स नहीं देता। जो रिप्यूटेड स्कूल, जो बड़े स्कूल्स हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, वो अपनी टीचर्स की बड़ी अच्छी तरबियत करते हैं। इवन के वोकेबलरी पे भी काम नहीं करते हैं। वोकेबलरी पे काम होता है, टाइम मैनेजमेंट पे काम होता है, स्किल्स पे काम होता है, क्लास मैनेजमेंट पे काम होता है और क्लास इंटरेक्शन पे काम होता है। आपने कॉपी चेकिंग कैसे करनी है, आपने फीडबैक कैसे देना है, फीडबैक शुड बी कंस्ट्रक्टिव। देयर आर मिलियंस ऑफ थिंग्स जो कि टाइम टू टाइम जो है वो इंस्टीट्यूट अपने टीचर को सिखाता है और वो टीचर बच्चे के अंदर वो सारी चीज़ें डालता है। ये एक बहुत ही मेन डिफरेंस है। तो आई वुड से कि जो छोटे छोटे स्कूल्स भी हैं उनको ज़रूर इन चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए। वो भी अपने टीचर्स को ऐसा स्किलफुल बनाएं ताकि आगे चल के वो बच्चों के अंदर जब ये सारी चीज़ें डालेंगे तो इसमें आखिर में फ़ायदा टीचर को भी है, बच्चे को भी है और सबसे बढ़कर हमारे मुल्क को इसका बहुत फ़ायदा होगा। आप ये मुझे बताएं, हाउ मैनी एंड विच कोर्सेज हैव यू डन? आई हैव डन सेवरल कोर्सेज, जिसमें आ जाता है स्कूल डेवलपमेंट डिप्लोमा कोर्स, जिसमें आ जाता है स्कूल डेवलपमेंट कोर्स सर्टिफिकेट, जिसमें आ जाता है इंग्लिश फॉर वर्क विच इज़ डन फ्रॉम ब्रिटिश काउंसिल। इसमें आ जाता है कोर स्किल्स विच इज़ डन फ्रॉम ब्रिटिश काउंसिल अगेन। इसमें मैंने चर्च मैनेजमेंट के कोर्स किए हैं, मैंने CFFC कैथलिक फेथ फॉर्मेशन कोर्सेज किए हैं। अदर देन द स्टडी और भी बहुत सारे कोर्सेज उसके अलावा एट द मोमेंट आई एम डूइंग HRCP ह्यूमन रिसोर्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम और उसके अलावा और भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स जो मैंने दी भी हैं और मैंने एक्वायर भी की हैं और स्टिल दिस प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन। अच्छा, हम जो है वो थोड़ा सा इसको आसान करके चलते हैं, क्योंकि जितनी भी आपने ट्रेनिंग की ये बहुत प्रोफेशनल किस्म की ट्रेनिंग है। जी जी, ये लेकिन इसके प्रोफेशनल अंदर है। जो हमारी जो कुछ ट्रेनिंग ऐसी होती हैं जो आम ऑडियंस को थोड़ी सी उनके लिए आसान हो। तो काइंडली आप जो ब्रिटिश काउंसिल की जो कुछ ट्रेनिंग्स हैं वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएंगी कि वो आपको वो क्यों करवाना लाजमी है, टीचर्स को क्यों करवाना लाजमी है, वो हर टीचर को करवाना लाजमी है, और उसका जो है फ़ायदा क्या है और वो उसके क्या बेनिफिट्स है जो है बच्चों में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। अच्छा, अगर आप ब्रिटिश काउंसिल की बात करें ना, स्पेसिफ़िकली ब्रिटिश काउंसिल की बात करें, तो मैं कहूँगी कि जो कोर स्किल्स है ना उसकी ट्रेनिंग ज़रूर होनी चाहिए। उसके फ़र्क मॉड्यूल्स होते हैं बिकॉज़ ब्रिटिश काउंसिल जो है वो हर चीज़ को बहुत ब्रीफ करके, बहुत ही डिटेल और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से उसको बयान करता है एंड इट रिक्वायर्स अ लिटिल टाइम। कोर स्किल्स जो है वो टीचर्स के लिए मैं कहूँगी दे आर वेरी बेस्ट, क्योंकि कोर स्किल्स जो हैं उसमें ये आ जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग आ जाता है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाता है, उसमें लर्निंग आ जाती है, उसके अंदर जो है वो बिल्डिंग अप आ जाता है, उसके अंदर क्रिएटिविटी आ जाती है, इमेजिनेशन आ जाता है, उसके अंदर स्टूडेंट लीडरशिप आ जाता है। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स, कोलैबोरेशन है, कम्युनिकेशन है, सिटीजनशिप है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो बच्चा इस लेवल पे सीखता है और उसको फील्ड में कोई चूज़ करने के लिए ज़िंदगी में आगे प्रोफेशनली, पर्सनली, फैमिली लेवल पे, इंटरनेशनली कहीं पे भी बच्चा जाता है, जब ये स्किल्स उसके अंदर डेवलप होंगे उसको आगे कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, इसके अंदर जो है आपने अभी बात की जैसे क्रिटिकल थिंकिंग की, तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये
काफ़ी लोग जो है वो अपने मतलब मैं अपने ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिनसे मैंने बात की कि क्रिटिकल थिंकिंग, अपनी सोच थोड़ी सी डिफरेंट करो। तो ये वर्ड मैंने जो इसमें इस्तेमाल किया है, क्रिटिकल थिंकिंग, तो ये लोगों की समझ में नहीं आती ये बात। तो ये आप बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो इसका तो बहुत अच्छा है, इसके अंदर जो बच्चों को फ़ायदा है। टेल अस इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स रीडिंग इन आर यंग जनरेशन एंड ऑल्सो किड्स। बुक रीडिंग जो है वो मैं आपसे कहूँ कि इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एज वी ईट फूड। क्यों? क्योंकि हम जब खाना खाते हैं इट गिव्स बेनिफिट टू आवर बॉडी, एंड व्हेन वी रीड द बुक इट गिव्स हेल्थ टू आवर ब्रेन, टू आवर माइंड। हमारी जो मुआशरे में बहुत बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिनकी लैकिंग है, हम बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, हम किसी की बात अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, हम जो है वो सिर्फ अपने बेनिफिट को देखते हैं, वेयर वी हैव द प्रॉफिट, वेयर वी हैव द एडवांटेज, वी विल गो फॉर दैट ओनली। तो फॉर बीइंग अ गुड ह्यूमन हमें बुक रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो है वो जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारा जो कल्चर, जो हमारी डेली रूटीन बन गई, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, उसके अंदर बुक रीडिंग कहीं बिल्कुल गायब हो गई है। इट्स नॉट सीन एनीवेयर। तो मैं तो बुक रीडिंग को बहुत प्रमोट करूँगी, मैं इनकरेज करूँगी बच्चों को भी कि बच्चों को बुक रीडिंग लाजमी करनी चाहिए। हाउ कैन स्टूडेंट डेवलप अ हैबिट ऑफ बुक रीडिंग? Students can develop the habit of reading by, you know, it's quite difficult because nowadays it's not like in our homes. We focus on the gadgets, we focus on the mobile and tab and TV and computers and games जो हम students mostly बच्चे खेलते हैं मोबाइल में। हमारा ज़्यादातर फोकस इन चीज़ों पे होता है, और मैं ये कहती हूँ कि ये हैबिट बच्चों के अंदर डालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले जो बच्चे जिनको देखते हैं उनको थोड़ा सा अपने अंदर इस चीज़ को लाना पड़ेगा, उनको थोड़ी से एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे ताकि वो बच्चों को मोटिवेट करें। अगर घर की बात करते हैं तो पेरेंट्स को उनको एक नमूना देना पड़ेगा। दे हैव टू गिव देम एन एग्जाम्पल बाय डूइंग रीडिंग देयर सेल्फ। अगर वो खुद रीडिंग करते हैं, मैं नहीं कहती कि आप 2-2 घंटे बैठ के रीडिंग करें, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि बच्चों के अंदर डालने के लिए आप उनको दिखाएं, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, उनकी एज होती है सीखने की और कैच करने की। अच्छा, बच्चे जो है वो एक्टिंग करते हैं, जो माँ बाप जो है बच्चे करते हैं। जैसे हमने बचपन में ऐड देखे थे कि एक पेरेंट्स है वो बच्चे के सामने स्मोकिंग करता है, तो बच्चा भी जो है एक पेंसिल लेके एग्जैक्टली स्मोकिंग की एक्टिंग करना शुरू कर देता है। और वो कहता है, अक्सर औकात बच्चों के डायलॉग्स भी इससे रेफ़र करते हैं कि देखो बाबा ऐसे सिगरेट पीते हैं, या देखो चाचू ऐसे सिगरेट पीते हैं, या मामू, या हु एवर दे सी। तो इसी तरीके से इफ़ उनके घर में उनकी मदर या उनके फादर या उनके बड़े बहन भाई उनके सामने बैठ के 5 to 10 मिनट्स रीडिंग करेंगे, उसके बाद 20 मिनट्स आहिस्ता आहिस्ता, तो दे विल से एंड दे विल फॉलो दिस, दैट रीडिंग इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू डू। मतलब और वो अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे उस चीज़ को। हमारे पेरेंट्स एक काम कर रहे हैं तो ये वर्थ इट है। Yes, 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 yes. It's like that. अच्छा, डज बुक रीडिंग ओपन्स माइंड? Yes. Book reading opens the mind. Book reading gives a lot of benefits. It slow down your stress. It gives away your stress. It gives you mental health. It gives you new ideas. It gives you very good vocab. Vocab जो है वो बड़ी important है। And I will not say that you should do the reading only with English books. हमें उर्दू बुक्स को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है। और ज़्यादातर जो बच्चे हैं, मैं आपको बताऊं, इंग्लिश सीखने के रेस में उर्दू को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। दे आर नॉट गुड इन उर्दू। तो आई वुड से दैट दे शुड गो विद उर्दू बुक्स ऑल्सो, दे शुड गो विद इंग्लिश बुक्स ऑल्सो। अगर बिल्कुल वो बुक्स पे मोटी मोटी किताबें जो है वो इन द बिगनिंग
They don't want to start with that. They must start with small story books. They must start with magazines, newspapers. English newspapers हैं, Urdu newspapers हैं, even Sindhi newspapers हैं, other language, local language के newspapers हैं. They should follow these books भी हैं. They should follow. तो आहिस्ता आहिस्ता बुक रीडिंग अगर बच्चों में आती है तो ये जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है. अच्छा, आई वुड से इसके अंदर के जो ना एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा. इसके अंदर होता ये है कि बुक रीडिंग से जो है आपका जो मेंटल ब्लॉक आपके माशरे में आपको जो है आप अनफॉर्चुनेटली आपके इर्द गिर्द लोगों ने दिया होता है. तो एक मेंटल ब्लॉक होता है, आपका माइंड एक जगह पे एक स्टक हुआ होता है. तो बुक रीडिंग से आप ऑथर है, लेट्स सी ऑथर है वो कराची का ऑथर है या लाहौर का ऑथर है, तो आपको उसके इन्वायरमेंट के बारे में, उसके बारे में एक क्रिटिकल थिंकिंग भी आती है. अपनी ही चीज़ों पे क्रिटिकल थिंकिंग, टू डायमेंशंस आती है हर चीज़ की, आप दो तरफा सोच उसके अंदर आती है. बिल्कुल बिल्कुल. इसके बारे में काइंडली आप थोड़ा बताएं कि आप मतलब मैं क्वेश्चन ये रेज़ करना चाह रहा हूँ. एक आपके होता है लोकल लिटरेचर, ठीक है, और एक होता है आपका इंटरनेशनल लिटरेचर. तो क्या इंटरनेशनल लिटरेचर पढ़ना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारा ये लोकल लिटरेचर पढ़ना है? बिल्कुल बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है. देखिए, हमें पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में जो लोग बसते हैं वो किस नेचर के मालिक हैं, वो किस तरह की सोच रखते हैं, उनका रहन सहन कैसा है. हमें पाकिस्तान में पता है लोग कैसे रहते हैं, हमें पता है लोगों की नेचर क्या है, लेकिन अब हमें अब्रॉड नहीं पता, हमें दूसरी एशियन कंट्रीज़ का नहीं पता, हमें यूनाइटेड अरब्स का नहीं पता, हमें इसके अलावा और बहुत सी दुनिया आबाद है, हमें उसका नहीं पता. तो वी शुड गो विद द इंटरनेशनल लिटरेचर ऑल्सो, पढ़ना चाहिए. अच्छा, आप जो है आपका इंटरेक्शन दिन भर स्टूडेंट से होता है जो क्लास 5 से 8 5 to मैट्रिक ऐसे. जी, 5 टू मैट्रिक. तो इसके अंदर आप काइंडली मुझे ये बताएं कि एक जो बच्चे होते हैं, एक बुक लव्ड बच्चे होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं जो बुक लव्ड नहीं होते, जो बुक से मतलब पढ़ते तो हैं लेकिन इतनी उसमें उनको लगाव नहीं होता, और एक बच्चे होते हैं बुक्स में लगाव होता है. तो है. उन दोनों के अंदर, क्योंकि आप एक मेंटोर भी हैं, टीचर भी है, आप जो है वो जिस स्पेक्ट्रम से, जिस जाविये से आप जो देख सकती हैं, इवन पेरेंट्स नहीं देख सकते, तो आप इन दोनों में क्या फ़र्क देखती हैं? उन दो किस्म की कैटेगरीज़ में, जो बच्चे दे लव टू रीड और जो बच्चे दे जस्ट डू इट एज अ फॉर्मेलिटी बिकॉज वी हैव टू डू इट्स लाइक दैट ना, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस. जो बच्चे आपको मिलेंगे जो बुक रीडिंग से बहुत ज़्यादा लगाव है जिनका, वो बच्चे आपको बहुत डिसेंट मिलेंगे. वो बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होंगे, दे विल सिक्योर गुड मार्क्स और बहुत अच्छे अच्छे ग्रेड्स लेते हैं वो बच्चे. और वो बच्चे जो हैं वो आपको मैनर्ड मिलेंगे, वो आपको कहीं पे भी आप गुजरेंगे दे विल ग्रीट यू, एंड दे हैव वेरी ह्यूज वोकैब विद देम because when they do the reading they go through the spellings, they go through different words, they go through different ideas. ऑथर जो भी होता है वो जो लिखता है, आप एक तो उसके आइडिया को भी पोर्ट्रेट कर रहे होते हैं, जो उसकी पर्सनैलिटी होती है. क्योंकि आई विल नॉट से कि कोई भी ऐसा ही बहुत ही डिफरेंट पर्सनैलिटी का कोई भी शख्स जो है, वो ऑथर जो होते हैं दे आर वेरी डिसेंट, दे आर वेरी फोकस्ड, बहुत फोकस्ड होते हैं अपने काम में. उनके पास जो एक्सपोजर्स होते हैं दे आर अमेजिंग, एंड द पीपल और द स्टूडेंट हु रीड द बुक्स दे गो विद दैट सेम वे. उनकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी होती है, उनकी ज़िंदगी में बड़ी खूबसूरत एक उनकी रूटीन होती है, एंड दे आर वेरी वेल बीइंग, वेल बिहेव्ड स्टूडेंट्स. इसके बरक्स जो स्टूडेंट्स जो बुक रीडिंग से भागते हैं, आप देखेंगे कि वो बच्चे बहुत डिस्ट्रप्टिव होते हैं. उनको अटेंशन चाहिए होती है कि हर वक्त बस हमारी तरफ किसी ना किसी का अटेंशन हो, वो क्लास में या बाहर या इधर उधर, वो बहुत हाइपर होते हैं. उनकी एनर्जी जो है, क्योंकि दे वांट टू यूटिलाइज देयर एनर्जी बट दे डोंट हैव एनीथिंग, और स्टडी की तरफ और रीडिंग की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता, जिसकी वजह से देन दे बिहेव दिस वे लाइक ए बैक बेंचर्स. बैक बेंचर्स, यस. कभी कभी बैक बेंचर्स भी बहुत मैं कहूँगी कि खुदा ने हर इंसान को सलाहियत के साथ पैदा किया है. द थिंग इज़ दैट कि हम उसको डायरेक्शन कौन सी दे रहे हैं. अगर एक बच्चा हाइपर है, बहुत उसकी एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है, वी शुड मूव दैट चाइल्ड टुवर्ड्स स्पोर्ट्स.
ताकि उसकी एनर्जी स्पोर्ट्स में यूटिलाइज हो। स्पोर्ट्स एक पॉजिटिव चीज़ है, उसकी बॉडी की एक्सरसाइज होती है, स्पोर्ट्स से वो बहुत कुछ सीखता है, इट्स अ पॉजिटिव थिंग, और हेल्दी रहता है बच्चा। अगर कोई बच्चा बहुत ही एनर्जेटिक नहीं है, आप उसको बुक्स की तरफ लगाएं ताकि उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाए, वो रीडिंग की तरफ जाएगा, पॉजिटिव चीज़ें सीखेगा, डिसेंट बच्चा बनेगा, फोकस्ड रहेगा, और कभी भी उसको लाइफ में किसी चीज़ का डर नहीं होगा, बिकॉज द बुक रीडिंग गिव्स अ ग्रेट कॉन्फिडेंस टू द चाइल्ड। अच्छा, हम अभी काफ़ी सारे हमने बुक रीडिंग वगैरह, लेकिन हम आप दोबारा से आपकी जो है पर्सनल जर्नी की तरफ जाना चाहेंगे क्योंकि मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने आपको जो है स्टेज पे काफ़ी दफ़ा देखा है। आप सिंगिंग कंपटीशंस में, कमेंट्री के अंदर, डिबेट के अंदर, होस्टिंग के अंदर, इवन के जो है आप जो है बच्चों की प्रिपरेशन करवाती थी। तो काइंडली आप फर्स्ट अचीवमेंट, सही है, वो बताएंगी आप फर्स्ट अचीवमेंट क्या थी, उसके बाद वो अचीवमेंट लेके पेरेंट्स के पास जाना, तो एक पूरी एक जर्नी होती है। अच्छा, अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहली मेरी अचीवमेंट जो मुझे मिली थी स्कूल में, वो मुझे बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला था। उसके बाद सेकंड जो मेरी अचीवमेंट थी, हम स्पोर्ट्स में सेकंड पोजीशन मिली थी। ये स्कूल की हिस्ट्री है। उसके बाद कॉलेज में भी काफ़ी स्पोर्ट्स किए, लेकिन कॉलेज जो है वो लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं थी। उसके बाद स्टार्टेड द जॉब, तो वहाँ पर बेस्ट टीचर का मुझे अवार्ड मिला था, जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से मुझे मिला, और वो सेक्रेटेरिएट की तरफ से आता है, इस्लामाबाद की तरफ से आता है। उसके अलावा जब मैंने को करिकुलर एक्टिविटीज़ का कोऑर्डिनेटरशिप का मैंने काम स्टार्ट किया, तो उसमें बच्चों की तैयारी करवाना, सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़, ड्रामेटिक कॉम्पिटिशन्स होते थे, डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते थे, उसमें जो है वो हम भी सीखते हैं साथ साथ ना ज़िंदगी में, क्योंकि नई नई चीज़ें होती हैं। आप जब बच्चों के साथ काम करते हैं ना, तो आई टेल यू कि आप बच्चों से ज़्यादा सीखते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ बच्चों के साथ। आपने ड्रामेटिक आर्ट के अंदर जो है बच्चों की प्रिपरेशन करवाना कितना टफ़ होता है? बच्चों के साथ ड्रामेटिक आर्ट बहुत बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग है। बच्चों को सिखाना, डायलॉग डिलीवरी होती है, उसमें फेशियल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, इंटोनेशंस आ जाती हैं, बच्चों को कॉस्ट्यूम्स के बारे में बताना, फिर अरेंज करना सारी चीज़ें, साउंड सिस्टम, ये सारी चीज़ें। तो इट वाज चैलेंजिंग ऑल्सो एंड इट वाज इंटरेस्टिंग ऑल्सो, बहुत मज़ा आता था। बहुत मज़ा आता है। अच्छा, आप टीचर ऑफ द ईयर रही हैं, ठीक है। टीचर ऑफ द ईयर बनने के लिए क्या आपको मेहनत करनी पड़ती है? क्योंकि ऐसे रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में टीचर ऑफ द ईयर इतना मजाक, मतलब इतना आसान चीज़ नहीं होती है। आपको पूरे साल मेहनत करनी होती है, उसके अंदर पूरे साल जो है आपको क्लास आपको अपनी मेंटेन करनी होती है। तो ये क्या जर्नी होती है, आप स्टेप बाय स्टेप काइंडली। टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड जब मुझे मिला तो मैं खुश भी थी बहुत, और मैं आई वॉज़ वेरी थैंकफुल, थोड़ी सी अमेज्ड भी थी, बिकॉज़ मैंने ज्वाइन किया था और ज्वाइनिंग करने के 2 साल के बाद ही मुझे जो है वो ये अवार्ड मिल गया। विद इन 2 ईयर्स मेरी सेकेंड इवैल्यूएशन पे मुझे ये अवार्ड मिल गया था। हमारी एप्सेक सिस्टम में ये शेड्यूल्ड होता है कि एवरी 1 ईयर ऑल्टरनेट ईयर्स पे इवैल्यूएशंस होती हैं, और वो इवैल्यूएशंस आर कंडक्टेड फ्रॉम द हेड क्वार्टर्स। तो मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी बात थी, और उसके लिए जो अनथक मेहनत जो चाहिए, वो सबसे पहले आपकी जो टीचिंग है, जो आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे को समझ आना चाहिए कि आप बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं। इट इज़ नॉट लाइक आप क्लास में गए हैं, आपने किताब खोली है और फर 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 आपने रीडिंग की है, बच्चे को काम करवाया है, बोर्ड पे लिखा है, और बेल बज गई एंड यू आर आउट ऑफ द क्लास। इट्स नॉट लाइक दैट। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो आपको सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है, वो देखनी है अ स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ यू, एंड देन उसके बाद नॉट वन स्टूडेंट, यू हैव मल्टीपल ब्रेन्स, यू हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स, जिनका साइकोलॉजिकल और लर्निंग जो लेवल है वो बहुत डिफरेंट है हर किसी से। कोई बच्चा आपका एक जुमला सुन के आपको फ़ौरन आंसर देता है, और किसी बच्चे को आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, फिर उसको समझ आता है। तो इन सारी चीज़ों को साथ लेके चलना, और आपको पता है कि जो क्लास कंडक्ट होती है वो एक लिमिटेड टाइम होता है, 40 मिनट्स या 35 मिनट्स या 45 मिनट्स, डिपेंड ऑन द सिस्टम।
अब उस 40 to 45 मिनट्स में आपने सारे बच्चों को लेके चलना है. यू हैव टू सी everyone has understood, you have to see everyone has done the work, they have done the written work, they have done the activity, they have done the task. तो इन सारी चीज़ों को लेके चलना और आपको अपने माइंड में डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ती हैं कि अगर इस बच्चे को ज़्यादा टाइम देना है तो मैं उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के और मैं उसको पहले से या उसको बाद में 5 मिनट दोबारा से बिठा के उसको मैं समझाऊं, या मैं जब अपना लेसन डिलीवर कर रही हूँ तो मैं उस बच्चे को अपनी नज़र के सामने फोकस रखूँ या उसको फ्रंट सीट पे बिठा दूँ. अदर दैन दैट, जब बच्चों के बाद हम आते हैं तो फिर आ जाता है क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर. आपने क्लास को कैसे मैनेज किया है, आपकी सीटिंग अरेंजमेंट आ जाती है कि आपने बच्चों को बिठाया कैसे है, आपकी चेयर्स और डेस्क्स कैसे रखी हुई हैं. अगर कोई बच्चा जिसको सुनने में प्रॉब्लम है, जिसको देखने में प्रॉब्लम है, अगर वो लास्ट सीट पे बैठा है तो ये बच्चे का कसूर नहीं है कि वो गेन नहीं कर रहा कुछ. वो टीचर को चेक करना है कि बच्चा जो घर से आया है सीखने के लिए, अगर वो नहीं सीख के जा रहा तो उसके पीछे देखें कि क्या रीज़न्स हैं. सीटिंग अरेंजमेंट्स के अलावा आप देखिए बोर्ड पे आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करें. जो भी आप पढ़ा रहे हैं, आपका अपना सब्जेक्ट्स है, अगर आप क्लास टीचर हैं तो देन यू हैव टू सी ऑल द सब्जेक्ट्स, इन्फॉर्मेशन इज़ देयर. स्कूल के जो शेड्यूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, आप वो बच्चों को बताएं, बच्चे उन चीज़ों को फॉलो करें. ब्रेक में अगर बच्चा जाता है, देयर आर सो मैनी थिंग्स जो आपको देखनी है. ये आ गया बच्चा और क्लास. उसके बाद व्हेन यू गो थ्रू द मैनेजमेंट साइड्स और दी एडमिनिस्ट्रेशन साइड, या जो आपकी प्लानिंग्स वगैरह हैं, आपने वो देखना है कि जब आप एक दिन पहले या एक हफ़्ता पहले बैठ के आप प्लान कर रहे हो तो फिर आपने सारी चीज़ों को देखते हुए फिर आपने प्लान करना है कि मैंने अपना लेसन कैसे डिलीवर करना है कि मेरा जो क्रीम है बिल्कुल स्टूडेंट वो भी सीख जाए और जो स्ट्रगलिंग लर्नर्स हैं वो भी सीख जाए. It is very hard job. It is very hard. It is very hard because you have to see all the things. And I tell you कि स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे जो हार्ड रोल है और सबसे जो इम्पॉर्टेंट और नुमाया रोल है वो एक टीचर का है. क्योंकि टीचर जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट करता है, अपना जो इंटरेक्शन करता है वो स्टूडेंट के साथ करता है. और स्टूडेंट वो है जो मेन एस्पेक्ट है ऑफ द स्कूल. स्कूल में स्टूडेंट आता है और टीचर उसका डायरेक्ट इंटरेक्शन उसके साथ होता है. और स्टूडेंट अगर सेटिस्फाई होकर नहीं जाता तो फिर देयर इज़ समथिंग वी नीड टू लुक. अच्छा, हम बिल्कुल मैं एक लेमैन की तरह अगर आप मैं कहूँ कि एक बच्चा है, बच्चे का एक स्पेंड टाइम होता है कि मतलब वो तवज्जो देने का टाइम होता है. एक बच्चा है, उसके बाद 24 घंटे में से वो 9 घंटे 10 घंटे नींद करता है. उसके अंदर से भी 8 घंटे 7 घंटे वो स्कूल में होता है. उस 7 घंटे में से 5.5 घंटे टीचर से इंटरेक्शन होता है. इतना इंटरेक्शन तो पेरेंट्स के साथ भी नहीं होता. तो वो टाइम जो है सबसे ज़्यादा टीचर्स को देता है और टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपना टाइम कितना दे रही है. तो ये दोनों मिलके ही जो है ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है. अच्छा, यू वर कोऑर्डिनेटर एट टाइम, सो व्हाट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बी अ कोऑर्डिनेटर, और जो है कितना मुश्किल होता है. एक तो होता है ना कि एक टीचर हो आप हैं, आपने आपकी लेक्चर है, आपने अपना लेक्चर लिया, क्लास लिया, चलें एक सब्स्टिट्यूट आ गया तो ले लिया, सब्स्टिट्यूट भी बहुत आते हैं. लेकिन उसके बाद जो है आपकी ड्यूटी हो जाती है एज अ कोऑर्डिनेटर. उसके बाद कोऑर्डिनेटर बनने के बाद आपकी ड्यूटी होती है कि आप सब्स्टिट्यूट लगाएं टीचर्स की, यानी कि आप इवल हो गए टीचर्स के लिए इवल हो गए. बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल वो ऐसे रोल कैसे संभालना, मतलब मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक टाइम तक जो है वो ए साइड पे हो, फिर अगले ही टाइम जो है आप बी साइड पे चल जाते हो और अपने ही दोस्तों के दुश्मन बन जाते हो. अच्छा, मैं इस हवाले से बहुत लकी थी क्योंकि मैं जिस डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेटर थी दैट वाज को करिकुलर एक्टिविटीज़. तो सब्स्टिट्यूट्स लगाना और टीचर्स को टास्क असाइन करना जो है वो बहुत बहुत कम था. सब्स्टिट्यूट मैं नहीं लगाती थी, हाँ मुझे मिलते बहुत थे क्योंकि टीचर्स अक्सर एब्सेंट होते हैं. डेफिनेटली हर किसी के पास जेन्युइन रीज़न है, दे हैव द लाइफ आफ्टर स्कूल ऑल्सो. तो बहुत कम लोग दुश्मन बने इस हवाले से. लेकिन जब को करिकुलर एक्टिविटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात आती है तो उसमें टीचर्स बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट करते थे, बिकॉज़ हमारे सिस्टम में ऐसा होता था कि व्हेन वी हैव ऑल द सब्जेक्ट्स अलाइंड तो उससे पहले एक ज़ीरो पीरियड होता था
जिसमें हम एक्टिविटीज़ करवाते थे, और वो एक्टिविटीज़ तकरीबन एक हफ़्ता पहले पूरी डिज़ाइन हो जाती थी, अप्रूव होती थी हेड से, फिर उसके बाद उसके ऊपर वर्किंग होती थी। उसकी अगर हमने वर्कशीट्स बनवानी है, अगर हमने क्लासेस में जो मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करना है, बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल एंड ऑफ द मैनेजमेंट कि वो मटेरियल प्रोवाइड करता था पूरी क्लासेस को। तो वो पूरा एक प्लान करना, वो मटेरियल अपने पास रखना, फिर उसके बाद सारी चीज़ें, और फिर उस दिन सुबह सुबह बिकॉज इट्स हार्डली हाफ एन आवर का होता है वो ड्यूरेशन, तो उसमें और सेक्शन इतना बड़ा था जहाँ पर मैं कोऑर्डिनेटर थी। तकरीबन व्हाट यू कैन से 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 24 to 25 क्लासेस, और वो 5 मिनट के अंदर सारी क्लासेस में मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करना, उससे एक दिन पहले टीचर्स को कन्वे करना कि मिस आपने ये करवाना है। तो बहुत चैलेंजिंग होता था। कुछ टीचर्स जो है वो कहते थे कि मिस आप इतना हार्ड टास्क लेके आ गई हैं और 30 मिनट्स में कैसे होगा, और कुछ टीचर्स अप्रिशिएट करते थे कि इट इज़ वेरी नाइस, वेरी गुड फॉर द स्टूडेंट्स। बट एट द एंड अगेन आई विल से कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ ले लें या करिकुलर एक्टिविटीज़ ले लें, हमने ये देखना है कि बच्चों की लर्निंग हो रही है और बच्चे स्किलफुल हो रहे हैं। तो उस चीज़ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम अगर कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो अपनी एनर्जी पे और अपने टाइम पे करेंगे, और इसी तरीके से मैंने हमेशा एक्टिविटीज़ प्लान की। और माशाल्लाह से आई वुड से दैट आई एम थैंकफुल टू माय हेड्स, मैम अमरीन अली, मैम साइमा सिराज, प्रिंसिपल्स थे हमारे सर अशफाक एंड सर शफीक थे, सर अतीक रहमान थे। तो उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, बहुत अप्रिशिएट भी करते थे। तो बच्चों की तरबियत के लिए वी हैव डन ऑल दैट। अच्छा, ये जितने भी मेरे ऑडियंस हैं, मैं उनसे एक बात शेयर करता हूँ। मतलब उनको मालूम है कि जितने भी हमारे पास एजुकेशनिस्ट आते हैं, तो एक हमारा एक जनरल सा एक सवाल होता है उनसे। आपने अपनी लाइफ के अंदर ही आपने एक पेंडेमिक को फेस किया। उस बीइंग अ टीचर, वो पेंडेमिक आपके ऊपर कैसा असर किया? अच्छा, मैं थोड़ा टेक्निकल की तरफ जाऊंगा इसके अंदर कि आपने जो है टेक्नोलॉजी को कैसे एक्वायर किया। मतलब हम गैजेट चलाना तो जानते हैं, ठीक है, जूम चलाना जानते हैं, व्हाट्सएप चलाना जानते हैं, फेसबुक चलाना, कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग होती है। लेकिन चले आप अपने ख़ानदान से किसी बाहर किसी कंट्री में आपके अगर रिश्तेदार हैं तो आप उनसे बात करते हैं, चले स्काइप पे बात करते हैं, हार्डली 1 2 3 लोगों से। लेकिन एकदम से आपके ऊपर एक बर्डन आ गया, आपने 30 35 या जब कंबाइन कर लेते हैं मैक्स 20 की भी आपने क्लासेस लेना। और बच्चों को जिन्होंने आईटी बाद में जाके पढ़नी है, लेकिन एकदम से उनको आईटी पे लेके आना, खुद भी आईटी पे आ जाना, ये एक पूरी एक जर्नी है अपने आप के अंदर ना। तो ये काइंडली अगर आप शेयर करेंगी कि कैसे आप निकले, आईटी पे आए, क्लासेस स्टार्ट की। अच्छा, इट इज़ अगेन पेंडेमिक इटसेल्फ वाज अ ग्रेट चैलेंज, और पेंडेमिक के दौरान एजुकेशन को लेके चलना इज़ अनदर चैलेंज, बिल्कुल उसके साथ ही। तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट ऑफ कोर्स, बिकॉज़ अगर हमने एजुकेशन स्प्रेड आउट करनी है तो हमने क्लास नर्सरी के बच्चे को भी लेना है, और हमने मैट्रिक को भी लेना है, और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के लेवल, एवरी लेवल। नाउ ऑफ कोर्स नर्सरी का बच्चा जिसको टाइपिंग भी नहीं करनी आती, कुछ नहीं आता है, सिर्फ वो एक मोबाइल में स्क्रॉल करता है, वो भी अपनी मदर का या फादर का या किसी एल्डर का मोबाइल यूज़ करता है। तो इन केसेस में फिर हमें पेरेंट्स को गाइडलाइंस देनी पड़ती थी कि आप जो है वो प्लीज़ फॉलो दीज स्टेप्स एंड प्लीज़ इंस्टॉल दिस एंड प्लीज़ बाय दिस, इधर बाय द लैपटॉप, इधर मोस्टली पेरेंट्स जो है वो फ़ोन का इस्तेमाल करते थे, स्मार्टफोन। और कुछ पेरेंट्स ने जो है वो लैपटॉप्स का यूज़ लिया, कुछ पेरेंट्स ने टैबलेट्स का यूज़ किया। तो फिर पेरेंट्स को हमें पहले गाइडलाइंस देनी पड़ती थी, उनको हमें कन्वे करना पड़ता था, बिकॉज इट वाज लाइक वर्क फ्रॉम होम। तो फ़ोन पे उनको सारी लिंक्स भेजना, उनकी ईमेल एड्रेसेस, उन एड्रेस पे उनको लिंक्स भेजना कि आप जो है, हम आपको जूम का लिंक भेज रहे हैं, हम आपको स्काइप का लिंक भेज रहे हैं, हम आपको वीडियोस सेंड कर रहे हैं, प्लीज़ फॉलो दीज, ये आप स्टेप्स फॉलो करें और प्रोसीजर्स फॉलो करें, और फिर आप अपने पास उसको ऑन करें। तो इट वाज काइंड ऑफ अ ग्रेट चैलेंज, और मुश्किल दौर था जो कि उस वक्त उस घर में भी, जिस घर में कभी लैपटॉप देखा नहीं गया था, उन्होंने भी लिए, और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। और उसके साथ साथ चैलेंजेस कुछ ये थे कि लोड शेडिंग को भी फेस करते थे लोग, और ऑपरेट करना नहीं आता था, ये सारी चीज़ें, बिकॉज़
जो शख्स पहली दफ़ा लैपटॉप को हाथ लगाता है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट व्हेन वी सेंड सम प्रोसीजर्स तो वो उसी को फॉलो करके वो कामयाबी से उसको कर ले। प्रॉब्लम्स आती हैं कभी कभार, तो सारी चीज़ों को मैनेज करना, ये सब कुछ वर्क फ्रॉम होम पहली दफ़ा कभी सोचा नहीं था कि घर पे बैठ के और बच्चों को पढ़ाएंगे या खाली क्लासरूम में सिर्फ कैमरा लगा के और हम बच्चों को जो है वो क्लास दे रहे होंगे। बट ऑन द होल खुदा का शुक्र है कि थिंग्स स्टार्टेड वर्किंग। बहुत सारे पेरेंट्स ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको जो है वो, जिन बच्चों को स्टडीज़ में इंटरेस्ट था उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया। अच्छा, काइंडली आप ये एक प्रो टिप आप बता सकती हैं कि बच्चों में हम जो है कैसे जो है एक स्पार्क पैदा कर सकते हैं, एक स्पार्क ला सकते हैं। एक इसकी एक प्रो टिप इसको हम जैसे हम कहें कि हम क्या इम्प्लीमेंट अपने आप पे करें कि बच्चा हमें देख के जो है वो एक बुक रीडिंग की तरफ जाए या उसके अंदर एक हैबिट पैदा हो। जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया था कि हमारे जो बड़े हैं, स्कूल में टीचर्स हैं और घरों में जो भी उनके एल्डर्स हैं, वो अगर अपने साथ बिठा के बच्चों को रीडिंग करवाएं, बच्चों को खुद अपना उनको मोटिवेट करें, उनको एग्जाम्पल दें, उनको एक नमूना दें दैट रीडिंग इज़ गुड, वो खुद कुछ ना कुछ रीड करें, तो उनको देख के जो है वो बच्चे ज़रूर, अगर वो घर के अंदर एक लाइब्रेरी कॉर्नर या एक कोई ऐसी घर में कोई नुमाया जगह वो उसको लाइब्रेरी में ट्रांसफॉर्म कर दें, दे कीप डिफरेंट बुक्स देयर एंड दे स्पेंड सम टाइम देयर, वो खुद भी वहाँ पे 1 घंटा या 2 घंटे वो वहाँ पे टाइम स्पेंड करें, तो बच्चों में ये हैबिट ज़रूर इनकलकेट होगी, पढ़ने की भी और लाइब्रेरी मैनर्स की भी उनके अंदर हैबिट होगी कि जब हम लाइब्रेरी में बैठना है वी हैव टू बी क्वाइट सो दैट द अदर हु इज़ रीडिंग इज़ नॉट डिस्टर्ब, या आप खुद भी जब रीडिंग कर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं। तो मेरे ख़्याल से तो ये है कि घर में एक कॉर्नर होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए, और उसमें आप रिलीजियस बुक्स भी रखें, उसमें आप फिक्शन बुक्स भी रखें, स्टोरी बुक्स भी रखें, उसमें आप जियोग्राफिकल बुक्स भी रखें, उसमें आप इंटरनेशनल बुक्स रखें, उसमें हर किस्म की बुक वो आप रखें और बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएं कि ये बुक्स हैं, ये इनके ऑथर्स हैं, इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये हमारे लिए इस तरह से बेनिफिशियल है। तो आई वुड से कि स्लोली एंड ग्रेजुअली यकीनन कहीं ना कहीं इसमें चेंज आएगा, ज़रूर आएगा। अच्छा, इसके अंदर जो एक छोटी सी मैं बात इंक्लूड करना चाहूँगा कि एक बड़े मशहूर जो है यूट्यूबर हैं वसीम इकबाल, तो उन्होंने एक बात कही थी वो जो मुझे हिट कर गई। वो ये उन्होंने कही थी कि पेरेंट्स को चाहिए कि पेरेंट्स जो है वो अपने पूरे घर से एक घर के एनवायरनमेंट से बताते हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई लोग किचन बहुत अच्छा बनाते हैं कि भाई हमें खाने का बड़ा शौक़ है और खाना, कुछ जो है अपना ड्राइंग रूम अच्छा बनाते हैं, कुछ जो है घर में टेलीविज़न अच्छा लेते हैं, साउंड सिस्टम अच्छा लेते हैं और इंटरटेनमेंट उसके अंदर होता है, मूवीज़ देखना ये वो। तो बच्चे जो है वो यही समझते हैं कि मतलब लाइफ के अंदर जो है ये इम्पोर्टेंट एक बहुत सारी ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यही चीज़ जो है अगर पेरेंट्स जो है अपनी इम्पोर्टेंस बताएं कि हम जो है बुक रीडिंग की तरफ जाएं, कि लाइब्रेरी कॉर्नर की तरफ जाएं, टीवी वाला पोर्शन, गेम वाला पोर्शन उसको छोटा कर दें बनिस्बत लाइब्रेरी के। एग्जैक्टली, ये इफेक्टिव हो सकता है, ये इफ़ेक्टिव होगा, ज़रूर होगा ऑफ कोर्स। और मे बी इन द बिगनिंग आपको शायद प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, शायद आपके बच्चे इंटरेस्ट ना लें, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली जब आप अपना इंटरेस्ट शो करेंगे रीडिंग में, बुक्स में, तो आपके बच्चे आपको ज़रूर फॉलो करेंगे। एक दिन अगर वो सिर्फ एक किताब को पढ़ के सिर्फ हाथ में पकड़ के उसको देख के रख देंगे, लेकिन दूसरे दिन वो आएंगे, उसको खोलेंगे, दे विल रीड 1 पेज, दे विल रीड 2 पेजेस एंड स्लोली एंड स्टेडली दे विल स्टार्ट हैविंग दिस हैबिट इन देयर डेली लाइफ। अच्छा, ये आप ये बताएं कि आजकल जो है आपकी क्या मसरूफियात हैं, क्या जो है लाइफ आप में चल आजकल जो मेरी मसरूफियात हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई हैं। When I was working in Army Public School, I was very well settled over there. बहुत अच्छा, मैं जो है सर्विसेज बहुत अच्छी जा रही थी। But one of my cousin requested me, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि हमारा चर्च का एक स्कूल है, एक चैरिटेबल स्कूल है, और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि वो वहाँ पे जो बच्चे हैं, बिकॉज़ वो बस्ती के लोग हैं जी,
तो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है वो, उनके पास वसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं, फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं हैं, तो वो कम वसाइल में अच्छी एजुकेशन देने के लिए उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ यू कम एंड रन आवर स्कूल। तो इट इज़ चर्च स्कूल, और मैंने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, और मैं अब एक स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रही हूँ। हम स्टाफ के साथ मिलके, टीचर्स के साथ मिलके पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम मिले, जिसके लिए टीचर्स को भी ट्रेन किया जाता है टाइम टू टाइम। जो मैंने ट्रेनिंग्स की हैं मैं वो ज़रूर उनको देती हूँ, और उनको सिखाने में, उनको एक्सप्लोर करने में उनकी मदद करती हूँ, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, ताकि टाइम टू टाइम एक फ़ीडबैक भी मिलता रहे दैट वेयर वी हैव रीच्ड। और आजकल उसमें स्कूल में काफ़ी तब्दीली आई है, काफ़ी चेंज आया है। बच्चे वहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो मेरी जो ज़िम्मेदारी है वो यही है कि उस स्कूल को अपग्रेड करना है, बिकॉज़ वहाँ पे बच्चों के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो इंटरनेट यूज़ करें या वो बहुत अच्छे अच्छे क्लासरूम्स में, एसी क्लासरूम्स में बैठें। तो ऐसे माहौल में बच्चों को एजुकेशन देना इज़ ऑलरेडी अ चैलेंज, बड़ा ही बहुत ही बड़ा एक काम है। और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितना अच्छा हो सके, टीचर्स बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छा हो सके वो बच्चों के साथ जो है वो इंसाफ करें और बहुत अच्छी तालीम उनको दें। और बस इसी सफ़र में इस वक्त हम चल रहे हैं। अच्छा, आपकी मसरूफियात जो है ये बहुत अच्छी मुझे लगी हैं। आपने एक वेल सेटल्ड जॉब को जो है छोड़ के आपने एक नोबल कॉज की तरफ गई। लेकिन ये तो आपने एक छोटा सा नोबल कॉज बताया, इसके अलावा भी जो है आपका रिलीजियस पर्सपेक्टिव पे नोबल कॉजेज़ हैं आप जो आप ये करती हैं, तो वो मसरूफियात आपकी क्या हैं? मैं स्कूल में भी बच्चों के साथ हम जो है वो चर्च हम सर्विसेज करते हैं, प्रेयर सर्विसेज करते हैं। हमारी पूरी जो संडे की हमारी जो इबादत होती है, हम वो बच्चों को सिखाने के लिए स्कूल के बच्चों को भी हम एक दिन हमने मुकर्रर किया हुआ है। एवरी मंथ सेकंड फ्राइडे वी हैव दैट प्रेयर सर्विस इन द चर्च। बच्चों को चर्च लेके जाते हैं, वहाँ पे उठना बैठना सिखाते हैं, पूरी प्रॉपर पाकमास होती है। उसमें हम बच्चों को रिस्पॉन्सेस सिखाते हैं कि आपने क्या क्या जवाब देना है। जब फादर कुछ दुआ कर रहे हैं तो फादर का कौन सा हिस्सा है, बच्चों का कौन सा हिस्सा है, लोगों का, और चर्च में बैठना कैसे है, अगर आपने उठ के जाना है तो कैसे जाना है, ईच एंड एवरीथिंग हम वो सिखाते हैं। उसके अलावा अदर देन स्कूल मेरा लिंक जो है वो कैथलिक बाइबल कमीशन के साथ भी है। मैं उनमें भी जो है वो हालिया मैंने उनको ज्वाइन किया है, और उनमें भी मैं ट्रेनिंग्स देती हूँ। बाइबल से रिलेटेड जो स्टोरीज़ होती हैं, जो पर्सनालिटीज़ होती हैं, उनके बारे में लोगों को बताना, वो क्लासेस भी मैं देती हूँ। उसके अलावा मैंने उसके भी कोर्सेज़ किए हैं। मुल्तान में गई थी, वहाँ पे है पास्टल इंस्टीट्यूट, वहाँ पर मैंने एक फ़ेथ फॉर्मेशन का कोर्स किया था, CFFC कैथलिक फ़ेथ फॉर्मेशन कोर्स, दैट इज़ सर्टिफाइड कोर्स। वहाँ पे फादर जमशेद एल्बर्ट होते हैं, ही इज़ PhD होल्डर, ही इज़ डॉक्टर फ्रॉम इटली। और इसके अलावा मैंने चर्च मैनेजमेंट का कोर्स भी किया है। और ये सारी चीज़ें जो मैं सीखती हूँ, फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं आगे स्टूडेंट्स में और ले पर्सन्स में, लोगों में भी मैं इसको इनकलकेट करूँ। यानी आपकी काफ़ी माशाल्लाह से जो है सर्विसेज हैं टुवर्ड्स चर्च एंड टुवर्ड्स चर्च ऑल्सो, टुवर्ड्स कम्युनिटी ऑल्सो, टुवर्ड्स स्टूडेंट्स ऑल्सो, और सिंगिंग में भी, और हर चीज़ में। बस खुदा हिम्मत देता है और हम आगे चलते जाते हैं। अच्छा मिस, आप कोई लास्ट में एंडिंग में कोई हमारी नॉर्मल ऑडियंस को कोई एक मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगी, और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, कोशिश करें कि आसपास सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए। और इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, आपकी कोई गोल्स हैं, आपके कुछ ख्वाब हैं, आपकी कुछ ख्वाहिशात हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप इनकरेज रहें और आप उन अपने गोल्स को ज़रूर अचीव करें,
हमारी ज़िंदगी हमें सिर्फ़ एक बार मिलती है, और उसमें अगर हम कोई ख्वाब देखते हैं, अगर हम कोई अच्छा काम करने का सोचते हैं, तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि अगर बीच में कोई रुकावटें आती हैं तो हम हिम्मत हार जाते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि हिम्मत नहीं हारें। अगर आपके रास्ते में रुकावटें आती हैं, आप थोड़ा सा पॉज़ ले लें, लेकिन क्विट ना करें। थोड़ा सा पॉज़ लें, थोड़ा बैठें, सांस लें, पानी पिएं और फिर दोबारा से अपनी स्ट्रगल शुरू करें। और मैं आज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि आप जिस काम में भी अपना स्ट्रगल आप दिखाएंगे ना, तो हार्ड वर्क इज़ ऑलवेज़ पेड ऑफ। आप यकीनन अपनी मंजिल पे ज़रूर पहुँचेंगे। दिस इज़ माई मैसेज। थैंक यू, आपका बहुत अच्छा मैसेज था हमारी जनरल ऑडियंस के लिए। थैंक यू मिस मरीना, आपके टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स टू यू, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नए आने वाले लोग लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, हमारे रेगुलर लिसनर ये वीडियो शेयर करेंगे ताकि हमारी रीच ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। यू कैन सपोर्ट माई चैनल बाय सेंडिंग मी 50 रुपी अप टू एज मच एज यू कैन थ्रू ईजी पैसा एंड जैज़ कैश। थैंक यू फॉर वॉचिंग वलीद पॉडकास्ट।